अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज़। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, करना क्या है कुछ मालूम नहीं है। ये हाल है इस वक्त तहरीक इंसाफ का। गुज़िश्ता कुछ अरसे में एहतजाज, मुजाहरे और जलसों के नाम पर जितना रायता PTI फैला चुकी है ना, उसके बाद इम्कान, उम्मीद और सियासी बसीरत का तकाजा तो यही था कि PTI क़यादत इस फैले हुए रायते को समेटते हुए समझदारी का मुजाहरा करेगी और इस सारे मामले को समझदारी से ही एंड पर लेकर जाएगी। लेकिन शायद नाज़रीन, जहां सियासी बसीरत, समझदारी और दानिशमंदी ख़त्म हो जाती है ना, वहां से फिर तहरीक इंसाफ की क़यादत की सोच शुरू होती है। लगता तो ऐसा ही है हालिया वाक़यात देखकर। इसीलिए तो फिर आए रोज़ PTI सरप्राइज़ देती रहती है। वैसे तो PTI के सरप्राइज़ फैसलों पर एक बाकायदा तौर पर तफसीली नावल लिखी जा सकती है, लेकिन यहाँ ज़रा कहानी को समेटते हुए बात करूंगी मैं पिछले सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्तों की। पिछले हफ्ते डी चौक धरने के ड्रॉप हुए ड्रामे और अली अमीन गंडापुर के इधर डूबे उधर निकले वाले सरप्राइज के बाद कल रात अचानक तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने एक मरतबा फिर 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। यानी बीच उस वक्त जब इस्लामाबाद में SCO इजलास के लिए गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत और आला हुक्काम यहाँ मौजूद होंगे। तकरीबन 900 वफूद इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। इंटरनेशनल मीडिया के 200 नुमाइंदे बशमूल भारतीय मीडिया इस्लामाबाद में होंगे। ऐसे में तहरीक इंसाफ डी चौक पर शोर शराबा करके मुल्की वक़ार और इज्जत का तमाशा लगाने का प्रोग्राम बना रही है। तहरीक इंसाफ के इस ऐलान पर हुकूमती रद्द अमल जो आया है वो बड़ा सख्त आया है। सुनिए। उसको रोकने के लिए पूरी ताकत जो है रियासत की इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल हो। हम किसी कीमत के ऊपर पाकिस्तान की साख को, पाकिस्तान की इज्जत को, पाकिस्तान की आबरू को पर इस इज्तिमा को सैबोटाज करने की इजाजत नहीं देंगे, कतई तौर पर इजाजत नहीं देंगे। बानी PTI के लफ्ज इस्तेमाल कर एब्सोल्युटली नॉट, वो तो जाली एब्सोल्युटली नॉट था, ये असली एब्सोल्युटली नॉट है जो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ये तो हुकूमती रद्द अमल है ना, लेकिन इस बार डी चौक पर एहतजाज के खिलाफ तहरीक इंसाफ के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। ये अली मोहम्मद खान साहब ने फरमाया है, लेकिन ज़रा इससे थोड़ी सी और आगे की बात कर लेते हैं। वी न्यूज़, इनके मुताबिक तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है वो पार्टी की सियासी कमेटी की एहतजाजी हिकमत अमली की मुखालफत कर रही है। खबर में ज़राए के हवाले से दावा किया गया है कि पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ और वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर ने डी चौक एहतजाज करने की मुखालफत की है, जबकि हम्माद अजहर साहब, सलमान अकरम राजा साहब और खालिद खुर्शीद समेत दीगर क़यादत डी चौक एहतजाज के लिए इसरार कर रहे हैं। यानी इसको कुछ यूं कह लीजिए कि पिछले हफ्ते डी चौक एहतजाज से गायब पार्टी की जिस पंजाब क़यादत पर तनकीद हो रही थी, इस मरतबा वो एक नया एहतजाज चाहती है। अब ये कहानी ज़रा लंबी हो जाएगी, लेकिन मज़ेदार होने की गारंटी पूरी है। तहरीक इंसाफ की क़यादत का कहना है कि PTI बानी से जेल में ना करवाने और उनकी सेहत से मुतालिक खदशात पर एहतजाज किया जा रहा है। कल मेरे प्रोग्राम में शुएब शाहीन साहब मौजूद थे और वो भी यही बात दोहरा रहे थे। सुनिए। चीन के वजीर आजम, रूस के वजीर आजम वो पाकिस्तान में होंगे और आप लोग उनके सामने एहतजाज कर रहे होंगे। सर, इस वक्त सिचुएशन ये है कि उनकी सेहत का, उनकी ज़िंदगी के बारे में हमें तशवीश है, नंबर 1। नंबर 2, पिछले 2 हफ्ते से हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उनकी बिजली डिस्कनेक्ट की हुई है, उनका खाना बंद किया हुआ है। हमने कोई मुतालबा नहीं रखा सिवाय एक रिक्वेस्ट की, अदालत को भी की, कि आप उनकी बहन को और एक डॉक्टर को वहां मिलने दें, और वो नहीं मिलने दिया गया। हुकूमत ये बात मान जाती है सर, तो ये एहतजाज मौखर हो जाएगा। आई थिंक मौखर हो जाएगा। श्योरली बताएं ना जी। मेरा इस वक्त की इन्फॉर्मेशन ये है कि ये अगर हो जाए तो ये एहतजाज हम 16 से पहले किसी सूरत नहीं करने वाले। अब वी न्यूज़ की खबर के मुताबिक PTI की सियासी कमेटी के इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सलमान अकरम राजा और दीगर सियासी क़यादत के साथ तलखी भी हुई है। वज़ीर आला ने बताया कि बानी तहरीक इंसाफ की सेहत से मुतालिक अडियाला जेल से पता करवाया है और उनके बारे में पाए जाने वाले जो खदशात हैं PTI के अंदर वो दुरुस्त नहीं है। यानी जिस बात को बुनियाद बनाकर एहतजाज करने का पूरा प्रोग्राम PTI बना रही है, इस बात को पार्टी के अंदर से ही बेबुनियाद करार दिया जा चुका है। अब साथ साथ अली अमीन गंडापुर ने पार्टी फंड्स में कमी के सबब भी एहतजाज मौखर करने पर इसरार किया, तो बैरिस्टर गौहर और शेख वकास अकरम ने उनकी हिमायत की है। लेकिन सलमान अकरम राजा, खालिद खुर्शीद और हम्माद अजहर ने शदीद मुखालिफत की है। अब नाज़रीन, यहाँ पर ये याद रहे कि इससे पहले डी चौक के एहतजाज के दौरान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था कि अगर आईनी तरमीम SCO इजलास तक मुलतवी हो जाएगी तो वो भी अपना कर देंगे।
हमारे एहतजाज से किसी को भी खौफ और डर नहीं होना चाहिए। हमारा पुरअमन एहतजाज है। आईनी तरमीम मुअख्खर कर दें, SCO का इजलास होने दें, उसके बाद हम जाने और आईनी तरमीम जाने, उस वक्त तक ना करें। हम कोई मसला नहीं पैदा होने देंगे। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आतिफ खान साहब वो भी यही समझते हैं कि पार्टी की इस वक्त कोई डायरेक्शन नहीं है। अंदरूनी इख्तलाफात की हद ये हो गई है कि सब एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं। तो इस सारे मामले पर बात करने के लिए जिस सहाफ़ी ने ये खबर दी है उनको हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ कर लिया है। ज़ुबैर अली खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ समा TV के नुमाइंदे टिका खान सानी भी मेरे साथ प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। आप दोनों को मैं खुशामदीद कहती हूँ। ज़ुबैर ज़रा आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। आपने जो खबर दी है इसको पढ़कर तो ऐसा लग रहा है कि PTI खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जो क़यादत है उसमें बाकायदा एक बड़ी वाज़ेह तौर पर डिवाइड आ चुकी है और पंजाब की क़यादत एहतजाज की हामी है, जबकि KPK वाले इस एहतजाज की मुखालिफत कर रहे हैं। जी किरण, बहुत शुक्रिया। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये PTI पंजाब और PTI खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान कोई टसल है। बुनियादी तौर पर यह लड़ाई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसमें 95% ये समझती है कि 15 अक्टूबर को D चौक पर एहतजाज होना चाहिए, लेकिन जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर सैफ और जो चेयरमैन PTI है उनका भी ये मौक़िफ़ था कि इस मौके के ऊपर एहतजाज नहीं करना चाहिए। लेकिन जब सियासी कमेटी के अंदर जो ज़ाहिर है जमहूरी अंदाज में ज़्यादा मौक़िफ़ जो है वो D चौक पर एहतजाज के हवाले से ही था, तो फिर फैसला तो यही हुआ कि अभी तक तो ये फैसला इंटैक्ट है, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस हवाले से कुछ अपनी तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर रखे हैं। एक तो उन्होंने और उन्होंने क्या ऐसा भी कहा है अपने इजलास में कि अगर D चौक पर ज़ुबैर एहतजाज होता है तो वो उसका हिस्सा नहीं होंगे, वो शरीक नहीं होंगे? नहीं, इस तरह के वाज़ेह अंदाज में तो उन्होंने नहीं कहा कि वो एहतजाज में शरीक नहीं होंगे। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा कि इमरान खान की जो सेहत से मुतालिक खदशात का इज़हार किया जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है। उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया, सियासी कमेटी को आगाह किया कि मेरी अडियाला जेल में जो है वो मैंने वहाँ से पता करवाया है तो इमरान खान की सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक है। एक तो ये मौक़िफ़ था। दूसरा, उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि इस वक्त जो एहतजाज के ऊपर जब से खैबर पख्तूनख्वा के काफ़िले मुख्तलिफ एहतजाज हम कर रहे हैं, लाहौर था, संजानी था, पिंडी था, तो अब तक इसके ऊपर खतीर रकम जो है वो लग चुकी है, तो एहतजाज के लिए कुछ फंडिंग भी करना पड़ती है। तो इसलिए इस मौके के ऊपर 75 करोड़ पार्टी के पास नहीं है कि वो ट्रांसपोर्ट के लिए, खाने पीने के लिए और ये सारा मामला करे। आपकी 75 करोड़ के करीब लग गया है ना, जो अब तक की इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक। जी, ये जो उन्होंने ये बताया है वो तकरीबन 70-75 करोड़ के दरमियान बताया। मैं इसको अगर थोड़ा सा आप मुझे मौका दें तो इस पे मैं डिटेल में ये सियासी कमेटी के इजलास के अंदर जो बातें हुई हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि सियासी कमेटी के इजलास के अंदर बुनियादी तौर पर ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि इमरान खान की सेहत जो है उससे हवाले से तशवीश पाई जाती है, तो जब तक इमरान खान से ये मुलाकात नहीं करवा दी जाती तो हम ये D चौक के एहतजाज से पीछे नहीं हटेंगे। तो उस मामले पर उन्होंने कहा कि नहीं, इमरान खान की सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि मैंने मालूम करवाया और उनकी सेहत जो है वो बिल्कुल बेहतर है, बिल्कुल ठीक। लेकिन जो कुछ इंफॉर्मेशन इस तरह की भी आ रही है कि उसी इजलास में अली अमीन गंडापुर आए कि हम नहीं शरीक होंगे अगर ये एहतजाज होता है, तो आपके पास है कोई कंफर्म इत्तला इसकी? जी बिल्कुल, अली अमीन गंडापुर ने तो वाज़ेह कर दिया है कि वो इससे एहतजाज में शरीक नहीं होंगे और पूरी लीडरशिप जो है वो किरण इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार है, चूँकि बैरिस्टर गोहर खुद चेयरमैन हैं PTI के, उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। उन्हें सियासी कमेटी के इजलास के अंदर पता चलता है कि हम इसका एहतजाज करने जा रहे हैं D चौक में। इसी तरह जब APC हुई गंडापुर साहब को नहीं चेयरमैन बैरिस्टर गोहर साहब को, इसके साथ साथ इनके जो कोर ग्रुप के मेंबर हैं, पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर हामिद खान हैं, उन्हें वो भी इसके मुखालिफ हैं। इसके अलावा उमर अयूब भी दरपर्दा इसके मुखालिफ हैं और साथ ही अली मोहम्मद खान ने तो खुल के अपना वीडियो बयान भी जारी कर दिया और अली अमीन गंडापुर खुद वाज़ेह कर चुके हैं। इसके साथ साथ शिबली फराज भी नहीं चाहते, जो मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं। तो एक मेन लीडर, मरकजी लीडरशिप तो उनकी चाहती है कि एहतजाज ना हो, और अगर एहतजाज, चूँकि प्रेस रिलीज भी देखें आप उनकी, तो उसमें सियासी कमेटी ने अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि मुलाकात नहीं कराई गई तो एहतजाज करेंगे। अभी किसी किस्म की एहतजाज की इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई। ये भी मालूम हुआ है कि ये चाहते हैं खालिद खुर्शीद, शहबाज गिल और इसके साथ साथ हमाद अजहर और मुराद सईद भी चाहते हैं कि एहतजाज हो, सलमान अकरम राजा साहब बीच में कहीं
फंसे हुए हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं करना है या नहीं करना, लेकिन वो अक्सरियत के साथ होंगे। अभी तक तो फैसला यही हुआ है कि एहतजाज करना है, इसको मौखर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये बड़ी अहम पॉइंट है कि सियासी कमेटी के या एपेक्स कमेटी के इजलास की इंडोर्समेंट होती है कोर कमेटी से। कोर कमेटी का इजलास आज बुलाया गया था 4 बजे, लेकिन नागुज़ीर वजूहात की बुना पर वो मौखर कर दिया गया है, मुलतवी कर दिया गया है। अब देखिए, जब तक कोर कमेटी इंडोर्स नहीं करेगी तो इस एहतजाज की अहमियत खुद से नहीं होगी। जुबैर, ये फरमाइएगा, सलमान अकरम राजा और हमाद अजहर के दरमियान कुछ तल्ख कलामी भी हुई, कुछ गर्मा गर्मी भी हुई इस इजलास में वजीर आला के साथ, इन दोनों की क्या हुआ ये मामला? नहीं, सलमान अकरम राजा और हमाद अजहर के दरमियान नहीं हुई, बल्कि हमाद अजहर और वजीर आला अली अमीन गंडापुर उन दोनों की वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने थोड़ा सा जब शिद्दत से इसरार किया कि यह एहतजाज नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद हमाद अजहर ने थोड़ा तल्ख बातें भी वहां पर कहीं और उन्होंने ये वाज़े अंदाज में कहा कि मोहसिन नकवी के साथ आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, आप खुद जाकर मुलाकात कर लें और मुलाकात करने के बाद आप आकर आगाह कर दें तो हमें इससे भी कोई मसला नहीं होगा। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप मुलाकात भी नहीं होगी और उसके बावजूद एहतजाज मौखर कर दिया जाए। तो खालिद खुर्शीद जो है वो भी इस मौकफ के साथ थे कि एहतजाज जो है वो हर सूरत होना चाहिए। जुल्फी बुखारी जो है वो भी इस मौकफ के साथ खड़े थे कि एहतजाज होना चाहिए। और अगर इसमें जो अगर वाला लफ्ज है वो इंपॉर्टेंट है कि अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो ये समझती है कि इमरान खान से अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर बहुत अहम इश्यूज के ऊपर हम उनकी से इनपुट नहीं ले सकेंगे। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला मामला है और दूसरा जो 4 अक्टूबर को और इस सारे मामले पर फिर हुकूमत क्या सोच रही है कि क्या अगर इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाती है और पीटीआई का एहतजाज मौखर हो जाता है, या फिर हुकूमत कुछ और सोच रही है? इस पर बात करने के लिए बैरिस्टर अकील साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आबिद जुबैरी साहब साथ मौजूद हैं, जहांगीर जदून साहब साथ मौजूद हैं, क्योंकि आईनी तरमीम के मामले पर भी बात करेंगे। जुबैर अली खान साहब और टिका खान सानी साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। अकील साहब, जरा आपसे बात का आगाज करते हैं, क्योंकि ये आई थिंक सबके लिए शॉकिंग है। कम से कम मैं तो ये नहीं समझ सकती थी कि एक जमात जो है वो इतनी बड़ी चीज़ पाकिस्तान में होने जा रही है और वो अपने एहतजाज का ऐलान कर दें। अब इनफैक्ट उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी आवाज़ें उठ रही हैं इस सारे मामले पर। वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि सारी ताकत लगाएंगे, रोकेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि उनके कमीन गाहों तक उनको महदूद कर देंगे। क्या करने जा रही है हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, एससीओ का जो समिट होने जा रहा है ये 27 साल बाद कोई इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े पैमाने पे कोई इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है और पाकिस्तान को अगर ये एजाज़ होस्ट करने का मिल रहा है तो आई थिंक हम सब पाकिस्तानी हैं, हमारी अवलीन तरजीह ये होनी चाहिए कि हम पाकिस्तान को मजबूत बनाएं। पाकिस्तान की खातिर अपने अंदर जो इख्तलाफात हैं, खा वो सियासी हों या दीगर किस्म के इख्तलाफात हों, उन तमाम को तर्क करके एक कौम, एक यकजा कौम की तरह हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए और होस्ट होना चाहिए। बिल्कुल। और लेकिन एक सियासी जमात, जो कि मैं अब आई थिंक इसके बाद तो उनको सियासी जमात कहना भी गैर मुनासिब होगा, ये इंतशारी टोला चाहता है कि जयशंकर आके इनके एहतजाज में जो भारतीय पीटीआई के बहुत सारे लोगों से वो नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे कि उनका अपना जाती बयान है। बिल्कुल जाती बयान, लेकिन देखें एक बड़े मनसब पे हैं, अब अपने मनसब की ही कम से कम जो है थोड़ी बहुत इज्जत वकार रख लें। यहाँ पे अब ये एहतजाज का कह रहे हैं 15 तारीख, आपको पता है इतना इंपॉर्टेंट एक है। हुकूमत बिल्कुल इनको आड़े हाथों लेगी, हुकूमत बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ेगी इसको इंश्योर करने में कि इनको कतन इस्लामाबाद की हदूद में भी दाखिल ना होने दें। और उसके साथ साथ जो हमने एक सिक्योरिटी के तमाम तरह इंतजाम किए हैं, जो रोड की डाइवर्जन्स भी हैं, बिकॉज वो एक ट्रैफिक प्लान भी है, सिक्योरिटी प्लान भी है, उस तमाम पे अमल पैरा करते हुए उसको नाफिजुल अमल करते हुए उसकी जहाँ जहाँ इत्तेहादी है, जहाँ जहाँ एक आप लोगों की ही हुकूमत है समझ लीजिए, तो वहाँ वहाँ पुलिस को ये हिदायत दे दी गई है कि कारकुनों को निकलने ही ना दिया जाए, इस्लामाबाद बिल्कुल पहुँचने ना दिया जाए। देखिए, ये हिदायत ज़रूर हैं कि किसी भी किस्म की एहतजाज के लिबादे के का ओढ़ के या अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने की आड़ में
जो पाकिस्तान एक इतनी बड़ी इवेंट होस्ट कर रहा है उसको सबोताज करने की बिल्कुल कतन ना कोई इजाजत है और ना ही हिदायत है एहतजाज के लिए ना निकलने दें। देखिए एहतजाज के साथ यही है ना, एहतजाज इतनी बड़ी इवेंट हो रही है आपके मुल्क में, तो एहतजाज कोई भी किसी किस्म का भी एहतजाज हो, खा वो पॉलिटिकल एहतजाज हो या अदरवाइज किसी किस्म का एहतजाज हो, उसकी बिल्कुल ममानियत है और ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है। अकील साहब एक सवाल है ये कि हुकूमत को क्या प्रॉब्लम है, आपको इतनी ताकत का इस्तेमाल ना करना पड़े। पिछले वाले धरने के लिए वजीरे खजाना कह रहे थे कि कितना बजट लग गया ये सारी रुकावटें खड़ी करने में, डिप्लॉय करने में, तो सर ये सब कुछ ना करना पड़े अगर एक मुलाकात करवा दी जाए तो क्या हर्ज है? एक मुलाकात जेल मैनुअल के मुताबिक हो सकती है और ये खाली कोई आसमान से तो टपके नहीं है, सब कैदियों के लिए वो तमाम तर रूल्स बराबर हैं और उन तमाम पे ही उनका इतलाक हुआ है। अब आप ये देखें कि किसी की फैमिली है, इनके अलावा भी तो कई कितने जेल में कैदी हैं जो अपनी जो है सेंटेंस सर्व कर रहे हैं वहां पे, उनको भी मुलाकात की इजाजत नहीं है। नहीं सर, उसूली तौर पर तो देखें कलदम तंजीम से भी बात नहीं होती, लेकिन हुकूमत बीच का रास्ता निकालती है, हुकूमत कलदम तंजीमों से भी बात करती है। देखें एक जितनी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रही हैं, आजम रहे हैं, वन आफ्टर एक बड़ी जमात के बानी है किरण साहिबा, वन आफ्टर दी अदर। वहाँ से क्योंकि इशू ये है कि वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं इंतशार की, वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं जलाओ घेराव की, वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं पड़ाव की जो कि आई। अब आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी हाई लेवल इवेंट्स हो रही हैं, हाई लेवल डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट हो रही है। आप बात करें पीएम जो आए मलेशियन उनकी, आप सऊदी डेलीगेशन की बात करें, उनके वजीर की बात करें, उसके बाद चाइनीज प्रीमियर आ रहे हैं, RSU है, तब तक के लिए तो ये कतन नहीं कहा जा सकता कि आप वहां से कोई इंस्ट्रक्शंस लें और मुल्क में यानी ये तय हो गया है आप परमान कि जब तक ये SCO कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तो कोई मुलाकात नहीं हो सकती। अब आप भी वो चाहे धरने की कॉल दें, चाहे एहतजाज की कॉल दें, कुछ भी कर लें, ये मुल्क अब किसी ऐसे इंतशार का मुतामिल नहीं हो सकता या किसी ऐसे इंतशारी टोले का मुतामिल नहीं हो सकता कि उनको ऐसे इजाज़त दी जाए। उनको अगर आयरन हैंडेडली डील ना किया जाए तो आपने देखा कि जो इन्होंने ना इजाज़त ली, ना NOC ली, ना कोई जो है दरख्वास्त दी और आके इस्लामाबाद में डी चौक पे चढ़ाव किया और यहाँ पे आके पड़ाव डालने की कोशिश की। फेयर इनफ, आप कह रहे हैं कि अफगानी लेके आए तौर पर ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ठीक सर। वजीर दिफा कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज के ऐलान पर अदालतें सो मोटो नोटिस लें, तो क्या ये मुमकिन है और माजी में जदून साहब हुआ है कभी ऐसा? नहीं, एक दफ़ा जब वो उन्होंने कहा था जी कि एहतजाज हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने मेरे हाल में कोई लिया था, लेकिन उस एहतजाज को सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं सकी थी। अदालतों को सू मोटो नोटिस नहीं लेना चाहिए। 2014 में हमारी गवर्नमेंट थी तो प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर हमला कर दिया, PTV पे हमला कर दिया, तो किस तरह लोग आए? इंटीरियर मिनिस्टर हमारे मौजूद थे। कानूनी राय क्या है आपकी? कानूनी राय ये कि एहतजाज आपका हक है, लेकिन देखें एहतजाज की वायलेंस आपका हक नहीं है। आप गाड़ियां जला दें, आप तोड़ दें, कानून को देखें ना, जो आइन और कानून भी आपको इजाजत है, सब्जेक्ट टू लॉ है। अगर देखें एक समिट हो रही है तो एहतजाज तो आप हर रोज ही काल लेते हैं, हर जुमे को काल लेते हैं। मेरे ख्याल में काल जो एहतजाज है ये नहीं होगा और वो वापस ले लेंगे। देखें ना, आप एक बहुत बड़ी मुल्क के लिए हो रहा है ना, ये मुल्क के लिए एक फायदा है, ये लोग आ रहे हैं, फिर शायद कोई दानिशमंदी का मुजाहिरा PTI की जानिब से अगर होगा या अगर वो ये करते हैं, अगर एहतजाज की कॉल वापस लेते हैं। आबिद जुबैरी साहब अस्सलाम वालेकुम। सर जरा कानूनी राय बता दीजिए, वजीर दिफा कह रहे हैं कि अदालतों को सो मोटो एक्शन लेना चाहिए, इस पर नोटिस लेना चाहिए, इस पर अदालतें ले सकती हैं इस तरह के मामलात पर? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये हर इंसान का, हर जो एक शहरी है उसका हक होता है कि वो पुरअमन एहतजाज करे या प्रोटेस्ट करे, ये हमारा आइन उसको ये हक देता है। लेकिन नेचुरली पुरतशद्दुद नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हमने रिसेंटली ये चीज़ें देखी कि किस तरह से कुछ सड़कें खोद दी गई, ये सारी चीज़ें, तब देखिए ना, मतलब कि आप एक प्रोटेस्ट का हक है, आप आने दीजिए उनको, आप उसको मैनेज कीजिए, उनका जो KP हाउस है उसको सील कर दें। ये चीज़ें देखें ना, मतलब आप देखें तो तशद्दुद किस तरफ से। अभी कोई मैं सुन रहा था, कोई कह रही थी इंतशारी थोड़ा, इंतशार किसकी तरफ से आ रहा है? आप पुरअमन एहतजाज करने दें। अगर आप समझते हैं कि वो इंतशार कर रहे हैं, फिर हक है आप उनके खिलाफ एक्शन लें। ये आपकी, क्योंकि रियासत की रिट तो शामिल है। ये सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से इस मुल्क में ये इंतशार फैल रहा है। इंतशार दोनों तरफ से, जब आप प्राइम मिनिस्टर आ जाए, SCO समिट हो जाए, ये चीज़ें नहीं है हमारी बात से। लेकिन दूसरी बात, बेशक SCO चल रहा हो, आने दें, वेट करें कि अगर इंतशार कुछ होता है तो फिर उसके बाद एक्शन ले लें।
नहीं, इंतशार देखें, हुकूमत का काम है इंतशार को रोकना भी। मैं ये नहीं कह रहा किसी तरह आप समझें कि इंतशार वो करें, लेकिन पॉइंट इज़ दैट कि अगर प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं आप करें, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि इस तरह की आप समिट हो रही है और ये आप अपनी बैटल्स लड़ें। देखिए तशद्दुद जो होता है ना सोसाइटी में, वो जब तशद्दुद होगा उसका जवाब तशद्दुद से ही होता है। आप बताएं, अगर आइन और कानून की बालादस्ती हो और लोगों को इंसाफ मिल रहा हो, तशद्दुद कभी इंतशार नहीं होगा, ना प्रोटेस्ट होगी। मैं आपको ही बता रहा हूँ, लेकिन किसी का मैंडेट चोरी करके, किसी को मार पीट के दीवार के साथ लगा के, तो फिर आप ये इंतशार इस मुल्क में देखेंगे जो हम कई अरसे से देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक सर, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं आईनी तरमीम के मामले पर। जुबैरी साहब, मैं चाह रही हूँ ज़रा यहाँ इसकी बात का आगाज़, इस बात का आगाज़ आपसे करूँ। सर, इस मामले पर आपने दरख्वास्त में इस्तदा की है कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को आईन पाकिस्तान के बरखिलाफ करार दिया जाए और वफाकी हुकूमत को मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश करने से रोका जाए। चीफ जस्टिस साहब तो सर वाज़े हैं, आइन साजी जो है वो पार्लियामेंट का काम है। जुबैरी साहब देखिए, अब चीफ जस्टिस होंगे, देखिए क्योंकि मैटर सब जुडे से और ख़ुद हम लोग 6 लोग हैं, मेरे नाम से है और 6 लोग हैं पाकिस्तान बार में। उनकी हमारी पटिशन हमें वापस कर दी गई थी, उस पर ऑब्जेक्शंस लगे थे, हमने उसकी अपील की। और चेंबर अपील जो एक हक होता है अंडर द सुप्रीम कोर्ट रूल्स, वो अपेरेंटली हमने सुना है कि चीफ जस्टिस साहब ने 17 को लगा दी। तो मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आपको लीगल जो हमारा मुद्दा है वो मैं आपको बयान करना चाहता हूँ। देखिए, आइन को तब्दील करने का, अमेंडमेंट करने का, तरमीम करने का, कानून साजी का हक ये मुकर्रर का होता है, पार्लियामेंट का होता है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन हमारी जजमेंट्स हैं, जदून साहब बैठे हैं हमारे भाई, ये आपको बताएंगे कि आइन की तरमीम के उसमें आप ये नहीं कर सकते कि एक जो आइन का एक सुतून है जो अदलिया है उसको ख़त्म कर दें, या आपके बुनियादी हकूक़ आर्टिकल 8 में अमेंडमेंट करके वो वापस ले लें। ये 17 जजों की जजमेंट है मिलिट्री कोर्ट्स की, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अपहोल्ड की थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कोई बेसिक स्ट्रक्चर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से अफेक्ट नहीं हो रहा। वो 2 साल की जो अदालतें बनी थी मिलिट्री कोर्ट्स टेररिस्ट के खिलाफ, तो उसमें ये अपहोल्ड की थी तरमीम, जिसमें मौजूदा चीफ जस्टिस साहब माइनॉरिटी में थे। उन्होंने तो डिक्लेयर किया था कि 21वीं तरमीम गैर आइनी, गैर कानूनी है। जजमेंट पढ़ ले तो उसमें जो अब जो बातें हो रही हैं उसके बरखिलाफ सारी बातें लिखी हैं उनके नोट में। उसमें कुछ मैंने भी असिस्ट किया था, मैं सिंध हाई कोर्ट बार का प्रेसिडेंट था, हमने भी चैलेंज किया था। मेरी बातें उन्होंने कुछ मानी थी, आप देख लें, उनका नोट मौजूद है, हमारे किताबों का हिस्सा है। लेकिन अब उसके उनका व्यू है, वो व्यू उन्होंने शायद बदल लिया इस वक्त। लेकिन इशू जो अब बात है कि देखिए, एक बेसिक मुद्दा ये है कि पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं है। आपके सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए हैं KPK में, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। जो पार्टी उन्होंने कहा है जिसको सीटें मिलनी चाहिए उस पर नहीं, उस पर एप्लीकेशन दर एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन दे रहा है। उस पर स्पीकर मुख्तलिफ असम्बलियों के लिख रहे हैं कि जी हमें वो सीटें दे दें। तो ये हो सकता है कि वो दे ही दें इनको अमेंडमेंट कराने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आइन की इस तरह से धज्जियाँ उड़ाई। देखिए, आइन के अंदर तब्दीली जो की जाती है, आइन एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है, ये पाकिस्तान को इसने आज तक अभी तक होल्ड किया हुआ है। जब आपके आइन की बालादस्ती नहीं तो आपने देखा हमारा मुल्क भी टूट गया। अगर इसमें छेड़छाड़ की गई और हमारी अदलिया को दबा दिया गया और अदलिया को तबाह कर दिया गया, और ये फेडरल कोर्ट जो एक नाम पे एक फ्रॉड हो रहा है इस मुल्क के साथ, अगर ये हो जाएगा तो फिर आपका ये मुल्क इसलिए तो कह रही है कि हम चाहते हैं कि तमाम जमातों के साथ कंसेंसस बिल्ड करें और फिर उसके बाद इस मामले को प्रेजेंट किया जाए, इस मामले को टेबल किया जाए। अब इसी बात को मैं बढ़ाती हूँ आगे। जदून साहब सर, जी एक बात सुन लें किरण, मेरी बात कंप्लीट करने दें। किरण, ये बिल्कुल उनका कोई कंसेंसस पार्टीज के बीच में कोई कंसेंसस का इशू नहीं है, पूरे मुल्क का डॉक्यूमेंट होता है। आप कोई आइन में तरमीम नहीं कर सकते जिससे आप एक सुतून को खत्म कर दें, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाए। आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन चुकी है, और आपको कोई शिकायत हो 184(3) में उसकी अपील भी दे दी है आपने। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये क्यों किया जा रहा है, इसलिए हमने ये पटिशन दाखिल की थी, लेकिन उसको ऑब्जेक्शन करके वापस कर दिया गया। बिल्कुल ठीक सर, एक तो क्योंकि उन्होंने यहाँ खुद आपको शामिल कर लिया तो उनकी बात पे आंसर कीजिएगा, और दूसरा ये सर कि अगर हुकूमत 25 अक्टूबर से पहले ये मामला ले आती है, ये आईनी तरमीम करवा लेती है, मंजूर करवा लेती है, तो क्या किसी रिटायर होने वाले जज को भी आईनी अदालत का जज लगाया जा सकता है? क्या होगा? नहीं, पहले देखें, मैं अगर काजी फैसल साहब के बहुत सी चीज़ों में इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन अगर उसको रेड करने की जजमेंट तो सबसे अच्छी जजमेंट उनके ये धरने की जजमेंट थी, फैज़ाबाद धरना। वो दूसरी जो उनकी सबसे अच्छी जो डिसेंटिंग नोट था वो इस पे जो रावलपिंडी बार एसोसिएशन केस था कि उन्होंने जो अमेंडमेंट की थी सबको चैलेंज किया। और उन्होंने देखे ना, आप पार्लियामेंट के पास मुकम्मल अख्तियार है, पार्लियामेंट नहीं अख्तियार तो और किसी के पास अख्तियार है, पार्लियामेंट के मुकम्मल अख्तियार है। लेकिन सबसे पहली बात है, आप इत्तेफाक करें या ना करें, या मेरे जो दूसरे दोस्त हैं, अगर पार्लियामेंट बाख्तियार होना, इससे सुप्रीम इदारा पाकिस्तान के आइन के अंदर नहीं है। आइन कहता है पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, पार्लियामेंट सॉवरेन हो। ये हमारे भाई बैठे हुए हैं, कितनी बड़ी हम रिस्पेक्ट करते हैं ना, क्योंकि इलेक्टेड बंदे हैं, ठीक है।
पार्लियामेंट सॉवरेन हो, वो हर तरह की अमेंडमेंट कर सकती है। तो काजी फाइसा की अपनी जजमेंट है, डिसेंटिंग नोट है, 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमें नहीं पता अभी आईनी तरमीम आएंगी, डिस्कशन होगी ना, अभी तो नहीं पता कि कहाँ तक आइन का कोई स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, कोई जुडिशरी पे कदम लगाती है, लेकिन ड्राफ्ट पे भी डिस्कशन होगी ना। अब उसमें पोजीशन भी शामिल है, सारे लोग शामिल, कमेटी बन गई, सब कमेटी। अब फाइनली जो ड्राफ्ट आएगा उसके बाद वी कैन कमेंट से ये आईनी तरमीम आया, जो बेसिक प्रिंसिपल है ना, वो मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ। पार्लियामेंट वो तरमीम नहीं कर सकती जिस पे आप जो है ना इस्लामिक प्रोविजन को टच करें, उनको कोई कदम लगा दें, अदले की आज़ादी भी कोई कदम लगा दें, और जो फंडामेंटल राइट है उन पे कोई कदम लगा दें। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमारे मुल्क के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। अगर इसका स्ट्रक्चर जो है, बेसिक ढांचा कॉन्स्टिट्यूशन का किसी भी तरह आप चेंज कर लेंगे तो फिर वो आईनी तरमीम आप नहीं कर सकते। सही। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। बैरिस्टर साहब, ये जो जदून साहब बात कर रहे हैं वो खुसूसी कमेटी के हवाले से, तो उनको कोई टाइम फ्रेम वगैरह दिया गया है कि कब तक अपना काम मुकम्मल कर देंगे, और उनको मैंडेट क्या दिया गया है सर? देखिए किरण साहिबा, आज एक्सपेक्टेड था कि काफ़ी कल की मीटिंग में भी बड़ी थ्रेड पे डिस्कशन हुई, डिटेल डिस्कशन हुई, आज भी काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई, और आज तो 2-2.5 घंटे वो कमेटी की मीटिंग चली है। उसमें से एक सब कमेटी फॉर्म हुई है जिसमें कुछ जो पीटीआई के साथ एंगेजमेंट, जो काउंटर प्रपोजल्स के हवाले से, क्योंकि हम तो आज भी कमेटी में मांगते रहे, उधर से काउंटर प्रपोजल नहीं आता। वो बज़िद हैं कि बस हमने आपको आईनी तरमीम नहीं करने देनी। हमने कहा इससे कोई बेहतर सजेशन बता दें, अगर इससे कोई बेहतर सजेशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन यकीन जाने कि वहाँ से कोई काउंटर प्रपोजल नहीं है। कोई काउंटर अभी कमेटी बनी है, ज़ेली कमेटी, ये पीटीआई को एंगेज करेगी। ये ही कमेटी जो है इस पर, क्योंकि 2-3 चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के हवाले से, उसकी फॉर्मेशन के हवाले से, जेसीपी की रीऑर्गेनाइजेशन या उसकी रिफॉर्मेशन के हवाले से, और एक आध और चीज़ है, और उन्हीं पे ही बात होनी है। कोई इतना लॉन्ग स्टैंडिंग टास्क नहीं है, या कोई इतना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। 2 दिन का टाइम दिया गया है, और खुर्शीद साहब ने कहा कि आप ये सब कमेटी जो है इस पे काम कर लें, और यही कमेटी सर ये फाइनल ड्राफ्ट बनाएगी जो फिर असेंबली में पेश किया जाएगा। ड्राफ्ट मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ओरिजिनल ड्राफ्ट वही है जो हुकूमत का ड्राफ्ट था, और उसी पे ही हम काम कर रहे हैं, और वो ही अमेंड हो रहा है कमेटी में। जिस तरह प्रपोजल्स आ रही हैं पाकिस्तान बार काउंसिल को और दीगर ज़ेली बार एसोसिएशंस या बार काउंसिल्स को हमने दिया था, जो एक ब्रीफिंग भी दी थी, और उनकी प्रपोजल्स आई, और फिर उसके साथ हमारी प्रपोजल्स रखी। तो आप बाकियों को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, उनकी सिफारिशात को उसमें ऐड करेंगे? ये कहा, ये आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा, तो मैं खुद ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने तकरीबन 3 घंटे 3.5 घंटे मैं खुद वहाँ पर मौजूद रहा, और मैंने उनको तमाम तर जो इसके सेलिएंट फीचर्स थे, या जो मसवदे में है, या क्योंकि अभी ड्राफ्ट है, अब मीडिया से भी कहा जाता है कि हमारे साथ शेयर कर दें, दीगर पार्टीज तो अपना शेयर कर सकती हैं। हुकूमत क्योंकि अभी उसकी फाइनलिटी कोई अटेन नहीं की, या फाइनल शेप में नहीं आया। जेयूआई का अपना एक ड्राफ्ट है, पीपल्स पार्टी का अपना ड्राफ्ट है, हमारा ओरिजिनल ड्राफ्ट था। के नाम से, हुकूमत के नाम से एक ड्राफ्ट चल रहा है मीडिया पर, मार्केट में नहीं, मार्केट उस इन एसेंस तो बात वही है, लेकिन मार्केट में 3-4 किस्म के जो है वो ड्राफ्ट्स ज़ेरे गर्दिश हैं। पिछले 15 दिन से हो रहे हैं। पिछले दफा भी आप आए थे, यही बात करके गए थे। मैं आपको मैं सही वाला आपको प्रोवाइड भी कर दूं। चीफ जस्टिस मैं प्रोवाइड भी कर दूं। चीफ जस्टिस की सिलेक्शन का जो इख्तियार है वो पार्लियामेंट की कमेटी के पास होगा। देखें वहां पे जो पहले चीफ जस्टिस नहीं, आप 2 चीफ जस्टिस है ना, पहले चीफ जस्टिस आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की बात कर रही हैं, उसका प्रपोजल आया है, मौजूदा चीफ जस्टिस देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हम बना लेते हैं, ठीक है, उसका भी तो चीफ जस्टिस लगना है, उसके भी जजेस की जो है वो अपॉइंटमेंट चलें, दोनों का बता देना एक करके, ठीक है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के हवाले से हमारी वजीर आजम का इख्तियार हमारी हाँ बिल्कुल, उसमें पहला प्रपोजल ये था यू हैव टू टेक अ स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, कहीं ना कहीं से तो आगाज करना है। अगर किसी के पास बेहतर प्रपोजल है तो बता दें। फिर एक प्रपोजल सामने आया है और वो मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूं। उसमें उन्होंने कहा कि इसको ज्यादा बेहतर है कि पार्लिमानी कमेटी अगर वजीर आजम के अलावा पार्लिमानी कमेटी इसमें करे तो ज़्यादा बेहतर है। ये पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से भी इसमें आया है और उसमें ऑपोजिशन और जो गवर्नमेंट है वो दोनों बराबर हों और उसके साथ जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं वो भी वहाँ पे उसमें आए ताकि इसकी ये एक ऐसा फील ना हो कि शायद कोई पॉलिटिकल माइंडसेट के साथ जो है इसकी अपॉइंटमेंट हो रही है। गुड प्रपोजल, अच्छा प्रपोजल है, ये हम बिल्कुल इसको देख रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का जहाँ पे है जेसीपी जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी मैं तो रिकॉर्ड पे हूँ और किरण नाज़ साहिबा मैं कहता रहा हूँ कि
हमारी 19वीं तरमीम के बाद जो है पार्लियामान का रोल जो है सिर्फ एक रबर स्टैंप की हद तक महदूद होकर रह चुका है। अब हमें इस रोल को दुनिया पूरी में देखें, एक मीनिंगफुल पर्पसफुल रोल होना चाहिए। अमेरिका देख लें, इंग्लैंड देख लें, उधर वहां पे जब अपॉइंटमेंट होती है वो ऑफ द जजेस, फॉर द जजेस, बाय द जजेस नहीं होती। चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से 26वीं तरमीम के बाद जो वजीर आजम का फैसला होगा, पार्लियामेंट की जो कमेटी है उसके फैसले के बाद जो हतमी फैसला होगा वो वजीर आजम साहब का फैसला होगा। हतमी वजीर आजम साहब का फैसला नहीं है, या कमेटी से जो सनसेट क्लॉज के साथ था, कमेटी से जो सिफारिशात पहली दफा जब इसकी फॉर्मेशन होगी, इसकी अपॉइंटमेंट होगी, वो कमेटी से गुजारिशात आ जाए, उसमें वोटिंग है बाकायदा, और उसके बाद ये भी एक प्रपोजल था कि जो पहले चीफ लगने हैं, जो पहले चीफ लगने हैं या पहले जो जजेस लगने हैं इस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में, वो आप ले लें सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि वो तो इस पूरे प्रोसेस से गुजरे हुए हैं ना, इस पूरी आग की भट्टी से गुजरे हैं। खा वो उनका रिकॉर्ड हो, खा वो उनकी लीगल एक्यूमेन हो या दीगर उनकी विजडम हो, ये तमाम तर चीजों से गुजरे हुए हैं। सही सर, जो तजावीज़ आ रही हैं जुबैरी साहब सामने, किस तरह से देख रहे हैं? बहुत सी ऐसी तजावीज़ हैं, वो कह रहे हैं कि बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि हम जो अच्छी तजावीज़ आई हैं हम उसे अकोमोडेट करना है, हम उसे ऐड करने का सोच रहे हैं सर, देख रहे हैं उसे? देखिए अकील जो भाई हमारा बड़ी अच्छी बातें करते हैं, आकाश इनकी बातें सुनी जाएं, इनकी अपनी जमात में भी। देखिए इसमें देखिए आपने उस रात तमाशा देखा था। आइन लॉ मिनिस्टर कह रहे थे, इन्हीं की पार्टी के हैं, लॉ मिनिस्टर कह रहे थे मैंने नहीं देखी, आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो फॉरेन जो हैं वो भी कह रहे थे मैंने भी नहीं देखी, और पूरी कोशिश की गई उस रात उस तरमीम को पास कराने की। वो जब नाकाम हुए फिर ये बातें इनकी नहीं सुनी जाएगी तो किसकी सुनी जाएगी सर? और दूसरी पूरी कोशिश की गई उस रात संडे को 13 तारीख को कि ये पास हो जाए। तो देखिए ना, अब हम तो फेडरल कोर्ट को हम लोग जो हैं बुकला जो हैं और तंजीमें हैं और सारी जो बुकला अब ये मुत्तहद हो गए हैं अल्लाह के फजल से, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं पाकिस्तान का, और मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नहीं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे इंशाल्लाह। लेकिन आज तक नोटिफिकेशन नहीं निकाला, क्योंकि इसी चक्रों में कि फेडरल कोर्ट बना दे उसका चीफ जस्टिस, ताकि वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हो जाए जिसकी कोई पावर नहीं होगी। और ये अमेंडमेंट नहीं कर सकते, ये जो अमेंडमेंट्स की पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के जी हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बना, चार्टर डेमोक्रेसी क्या हम पे बाइंडिंग है? अपॉइंटेड है पार्लियामेंट पे बाइंडिंग है। और दूसरी बात है कि अगर ये बात थी तो फिर 18वीं तरमीम जो एक जिसने सारी डिस्टॉर्शंस बहुत हद तक जो मार्शल लॉ के ज़माने में आइन के अंदर आई थी उनको ख़त्म कर दिया था, उस वक्त क्यों नहीं बनाया फेडरल कोर्ट उस वक्त? देखिए आप एक चार्टर डेमोक्रेसी जो दो लीडरान के बीच में हुआ, उसके हम पे बाइंडिंग नहीं हो सकता। आपके ऊपर था, आपने नहीं किया, उस वक्त आपके पास वोट भी थे, आपने अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन की 18वीं तरमीम, क्यों नहीं किया? इंशाल्लाह हम पूरी जिद्दोजहद करेंगे कि ये इस चीज में नाकाम हो। सर ये मुझे सेगमेंट क्लोज करना है, अगर मुख्तसरन बता सकें आज़ाद उम्मीदवार कितने हैं जो कि राजी कर लिए आप लोगों ने आईनी तरमीम पर वोट देने के लिए? देखिए वो आज़ाद हैं, वो बिल्कुल अपना आज़ादाना फैसला कर सकते हैं। आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक, जो मीडिया की कैलकुलेशन के मुताबिक, नहीं मुझे आपकी कैलकुलेशन चाहिए। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, मैं हिसाब में इतना पक्का नहीं हूँ। तो इनफ टू पास द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और डेफिनेटली उसमें इंशाल्लाह आप भी देखेंगी जो वोट देगा सामने यकीन दहानियां आ गई हैं आपके पास। नहीं मैं ये तो नहीं कह सकता यकीन दहानियां, आई थिंक जनरली जो है हो सकता है ये कंसेंसस के साथ ही, क्योंकि अभी तो कोशिश है कि कंसेंसस के साथ ही करें। मैंने क्लोज करना है सेगमेंट। मैं आपको ये जरूर कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह जल्द ही जो है कमिंग वीक में बिफोर एससीओ, नहीं बिफोर एससीओ तो पॉसिबल नहीं है। यकीन दहानियां हो गई हैं आपके पास? आफ्टर एससीओ, आफ्टर एससीओ और यकीन दहानियां आ गई। हाँ वो 25 से पहले हो या 25 के बाद, मैं ये भी जरूर कह दूं मौलाना हो या ना हो, नंबर आपके पास पूरे हो चुके हैं। देखिए मौलाना का होना इंतहाई जरूरी है, और इसलिए लेकिन इसके अलावा भी नंबर पूरे हो चुके हैं भी बहुत जरूरी है। और एक जरूरी तो हमें भी पता है ना कितना है, आप बताएं ना नंबर पूरे हैं उनके अलावा, मौलाना साहब के अलावा। मैं हतमी बात नहीं इसमें कह सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि हम कंफर्टेबल पोजीशन में अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर अकील साहब साथ मौजूद थे, जदून साहब, आप तीनों मैं मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और वो जो आगाज़ में आपको कहानी सुनाई थी उसको ज़रा मज़ीद तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। मुर्तज़ा बहाब साहब तर्जुमान हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा। सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए, ये जो पीपल्स पार्टी और JUIF की मुलाकात हुई है, बात कहाँ तक पहुँची है? आज एक ज़ेली कमेटी भी फिर सामने आई हमारे, क्या वो जो कमेटी है वो एक मुश्तरका ड्राफ्ट लेकर आएगी सामने जो पार्लियामेंट में पेश होगा?
ज़ेली कमेटी गालिबन जो मैंने मीडिया पर देखा है, वो जो पार्लिमानी कमेटी जो मुसव्वदे के ऊपर काम कर रही है, जिसकी गुज़िश्ता 2 रोज़ से मुलाकातें हो रही हैं, उसकी ज़ेली कमेटी गालिबन बनी है। बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हर सियासी जमात के साथ वैसे भी इंगेज कर रही है, और JUI के साथ काफ़ी अरसे के साथ हम इंगेज कर रहे थे। और कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक अच्छी मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान के साथ हुई, और आज फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के बिहाफ पे कामरान मुर्तज़ा साहब के साथ एक अच्छी सेहर हासिल गुफ्तगू हमारी हुई। दोनों साइड ने इस बात से इत्तफाक किया है कि निज़ाम में बेहतरी लाने की ज़रूरत है, निज़ाम में बेहतरी की गुंजाइश है, और हम मिलकर काम कर रहे हैं। हमने अपना ड्राफ्ट उनके साथ शेयर किया है, उन्होंने अपना ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर किया है। ठीक ठीक। अच्छा, अब ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट है, JUIF का ड्राफ्ट है, हुकूमत का ड्राफ्ट है, तो इनमें चीदा चीदा कौन से वो नुकात हैं कि जिस पर इख्तिलाफ है? देखिए, तीनों में एक इत्तफाक है, और इत्तफाक ये है कि निज़ाम में बेहतरी लाने की गुंजाइश है, निज़ाम के अंदर एतदाल लाने की ज़रूरत है, निज़ाम को शफ़ाफ बनाने की ज़रूरत है, और इस इत्तफाक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। नेचुरली 3 सियासी जमातों की मुख्तलिफ सोच भी है, तो सोच के हवाले से हर सियासी जमात अपना अपना नुक्ता नज़र रखती है, जिसकी तफसीलात में मैं अभी फ़िलहाल नहीं जाना चाहूँगा। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि आईनी अदालत बनाने की ज़रूरत है पाकिस्तान में, और इंशाअल्लाह उस काम के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा इत्तेफाक राय बिल्ड किया जा सके वो बिल्ड किया जाए। लेकिन मुर्तज़ा, अब JUIF की तरफ से बड़ा दो टोक आप लोगों को कहा गया ना कि आईनी अदालत पर वो आपका साथ नहीं देंगे, PTI भी इसकी मुखालिफत कर रही है, तो अगर ये बात नहीं बनती है तो फिर क्या आप लोग फिर अपने मौक़िफ़ से पीछे हटेंगे? देखिए किरण, आईनी अदालत, आईनी इस्लाहात, अब बात यह है नाम आप कुछ भी रख दें उस चीज का, जो बुनियादी नुक्ता नजर है कि क्या निजाम में इस्लाह लाने की जरूरत है या नहीं। अगर इस्लाह लाने की जरूरत है तो मैं समझता हूँ हर सियासी जमात इस पॉइंट के ऊपर मुत्तफिक है। सबका रास्ता मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन जो इस्लाहात का पॉइंट ऑफ व्यू है उस पे पीपल्स पार्टी और JUI मैं समझता हूँ कॉमन ग्राउंड मौजूद हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, बिलावल कह रहे हैं कि जो ख्वाब है वफाकी आईनी अदालत का, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का था, लेकिन ये तसव्वुर तो मिसाक़ जमहूरियत में सामने आया था। देखिए, जब भी आप अपनी तहकीक करते हैं इंसान सीखता है। 1931 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी बरतानिया में, उसके अंदर हिंदुस्तान को गवर्न करने के लिए मुख्तलिफ नुकात के ऊपर बात की गई थी। उस ज़माने में जो लीडरान मौजूद थे और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी उसके अंदर शरीक थे, उन्होंने इस हवाले से गुफ्तगू की, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे किया एक आईनी अदालत के हवाले से। और इसी हवाले से 2009 में गालिबन डॉन अखबार के अंदर एक आर्टिकल भी छपा, जिसके अंदर जिन्ना साहब के उस तसव्वुर को उन्होंने लिखा भी है। और यही चीज़ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, मियाँ नवाज शरीफ ने 2006 में पाकिस्तान के हवाले से सोची थी। बदकिस्मती के साथ माजी में ये काम नहीं हो पाया। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मामले को आगे लेकर चल रहे हैं। पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह के लोगों को कायल कर पाएंगे इस हवाले से। अच्छा मुर्तज़ा, अगर ये ख्वाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का था, तो 1973 में जब आइन बन रहा था तो उस वक्त नहीं ये मामला तय हो जाना चाहिए था? आपसे पहले जो मेहमान मौजूद थे वो भी इनफैक्ट यही कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी तो आइन लेकर आई थी, 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी ने की थी, उस वक्त हो जाना चाहिए था ये। किरण, कायद-ए-आज़म की बहुत सारी बातें हैं जो कि बदकिस्मती के साथ हम पूरी नहीं कर पाए, तो क्या उस बेसिस के ऊपर आप काम करना छोड़ देंगे? कायद-ए-आज़म ने तो कहा था कि हर सेक्ट का, हर मजहब का फर्द पाकिस्तान के अंदर उस मजहब का या सेक्ट का नहीं कहलाया जाएगा, वो पाकिस्तानी होगा। कायद-ए-आज़म तो एक इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करते थे, प्रोग्रेसिव सोसाइटी की बात करते थे। कायद-ए-आज़म तो टॉलरेंस की बात करते थे। कायद-ए-आज़म तो एक क्या फलाई रियासत के बारे में बात करते थे। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कायद-ए-आज़म ने सोची थी,
इस मुमलिकत खुदादाद के लिए, क्योंकि बदकिस्मती के साथ चीज़ें नहीं हो पाई। बल्कि आपको तो ये सोचना चाहिए कि हमें सिर्फ आइन बनाने में ही 26 साल लग गए थे और 3 या 4 हमने अदवार मार्शल लॉ के देख लिए थे, यानी कि 54 से लेके 71 तक जो इस मुल्क में हुआ वो आपके सामने है। और वो जो कुछ भी हुआ उसके अंदर जो किरदार उस जमाने के जज साहिबान थे उनका भी कभी ना कभी तो बात की जाएगी कि डोसो केस के अंदर क्या हुआ था। अच्छा, ये फरमाइए कि बिलावल के मुताबिक जो आईनी तरमीम की मंजूरी है ये 25 अक्टूबर के बाद मुश्किलात हो सकती हैं। कल उन्होंने तरमीम 25 से पहले मंजूर करवाने का भी इंदिया दिया है। ऐसा क्यों लगता है उन्हें, क्यों मुश्किलात होंगी 25 के बाद अगर मामला जाता है तो? नहीं किरण, बिलावल साहब के स्टेटमेंट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया जाता है एट टाइम्स। बिलावल साहब ये कहते हैं कि ये जो तरामीम है, ये जो इस्लाहात हैं, ये करना नागुज़ीर हैं। और उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, जब आप इस बात पर मुत्तफिक हैं कि निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए काम करने की ज़रूरत है, तो जितनी जल्दी वो काम किया जा सकता है वो काम किया जाए। लेकिन बिलावल साहब ये कहते हुए कहीं पर ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कि हम कंसेंसस बिल्ड ना करें। वो कहीं पर ये नहीं कहते कि आप दूसरों को कायल ना करें। बिलावल साहब कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने खुद देखा कोई और लीडर ऐसा नहीं है जो कि खुद सियासी जमातों के पास जा रहा है, बुकला तंजीमों के पास जा रहा है, खुद पार्लियामानी कमेटी के अंदर शरीक होते हैं। वो ये शो करता है कि कितना सीरियसली वो इस मामले को परसू कर रहे हैं। सही। अच्छा, ये बताइए, चीफ जस्टिस की तब्दीली के बाद हुकूमत इस खदशे का इजहार कर रही है कि जो इलेक्शंस हुए थे वो कलअदम हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी, आप लोग ऐसा समझते हैं कि नए आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं वो जजेस को कंट्रोल नहीं कर सकते? क्यों है ऐसे खदशात? अगेन देखिए, मैं हुकूमत के बिहाफ पर तो बात नहीं कर सकता, मैं हुकूमत का तर्जुमान नहीं हूँ। जो बिलावल साहब का आपने स्टेटमेंट बताया, अगेन वो मेहर बुखारी साहब के शो में, साहिबा के शो में थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसको लिया गया, जिसकी बाद में वजाहत आ चुकी है। देखिए, मेरा ये मानना है कि मफरूज़ों के ऊपर रियासतें नहीं चलती हैं, इफ्स एंड बट्स के ऊपर रियासतें नहीं चलती हैं। अब कतई तौर पर ये ख्याल कम अज़ कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर नहीं है कि अगर वो होगा तो वो हो जाएगा, वो नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। पीपल्स पार्टी ब्लैक एंड वाइट में बिलीव करती है। पीपल्स पार्टी ने अपनी जो इस्लाहात का डॉक्यूमेंट है वो पब्लिक के साथ शेयर किया है। हम चाहते हैं इसके ऊपर एंगेजमेंट हो, लोग डिलिब्रेट करें और हम आगे बढ़ सकें। मफरूज़ों के ऊपर मैं समझता हूँ माजी में बदकिस्मती के साथ इसी तरह के मफरूज़ों के ऊपर लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, मफरूज़े फिर आप टीवी पर कवर करते थे और फिर अदालत से इफ्तिखार चौधरी की फैसला भी आ जाता था। तो मेरे ख्याल में हमें कोशिश अदालत की आपने बात की तो मुझे याद आया सुप्रीम कोर्ट में आईनी तरमीम के हवाले से भी सर जी, आईनी तरमीम के हवाले से भी अब केस मुकर्रर हो गया है ना। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या कोई बड़ा हुक्म आ सकता है अदालत से जैसा 18वीं तरमीम के मौके पर हुआ था? देखिए, ये भी केस मफरूज़े पर मबनी है कि जी वो पार्लियामान जो है आइन को अमेंड करने जा रही है तो पार्लियामान को रोक दिया जाए। मैं समझता हूँ आपने खुद अपने सवाल में जो पूछा ना कि 18वीं तरमीम के टाइम पर ये हुआ था, इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम सब इस बात में बिलीव करते हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। हम सब कहते हैं कि सबसे ज़्यादा कुरान शरीफ के बाद अगर कोई बड़ा डॉक्यूमेंट हम अवाम के दरमियान है तो वो आईने पाकिस्तान है। वो आईने पाकिस्तान ये कहता है कि आइन बनाना, आइन को अमेंड करना किसका काम है, और वो जो आइन को अमेंड करेगा उसको ना अदालत में चैलेंज किया जा सकता है और ना उसकी तरामीम के ऊपर कोई लिमिटेशंस इम्पोज की जा सकती है। आप आर्टिकल 238 और 239 कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ लें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम एक तरफ रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि आइन सुप्रीम है, लेकिन जो चीज हमें आइन में सूट नहीं करती हम उसके बारे में गुफ्तगू नहीं करते और आए दिन कोई ना कोई फैसला आ जाता है उसके ऊपर। दुरुस्त। मुझे आखिर में ये बता दीजिए सर कि केपीके के नाम की तब्दीली के हवाले से भी आईनी तरमीम में शामिल है ये नुक्ता भी? देखिए, जो पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट है उस ड्राफ्ट के ऊपर तो इस तरह का कोई जिक्र नहीं है। आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा नाम बड़ी मेहनत और जिद्दोजहद के बाद
सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने 2010 में 18वीं आईनी तरमीम के बाद उसको अप्रूव किया था, क्योंकि कंसेंसस बिल्ड हो गया था या पीपल्स पार्टी उस कंसेंसस को बिल्ड करने में कामयाब हुई थी। तो अभी तक तो फिलहाल कोई इस तरह की चीज ऑन द रिकॉर्ड मुझे ये बता दीजिए, क्योंकि एएनपी ये कह रही है ना, ठीक सही सही, जेर गौर नहीं है, आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी जेर गौर नहीं है। एएनपी ने कहा का है ये मुर्तजा जी, एएनपी ने कहा का है, अब दावा किया जा रहा है ना, एमल वली खान साहब ने कहा है उन्होंने, नहीं जरगे में कहा है एमल वली खान साहब ने। देखिए पार्लिमानी कमेटी की जो पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग है ना, वो इन कैमरा होती है, उसकी तफसीलात मेरे पास नहीं है, तो मैं उसके ऊपर कमेंट करना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। आपने बड़ा क्लियर कर दिया इसको कि ये अंडर कंसीडरेशन भी नहीं है ये मामला। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुर्तज़ा वहाब साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, आईनी हवाले से कितना काम हो चुका है इस पर बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। वक्त भी ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।